हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके नीट 2025 एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज आप ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखें और जहां भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपको मिस्टेक बताऊंगा उसको अलग से कॉपी में नोट करें और एग्जाम से पहले बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर पाएं और आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं आप सब जानते हैं। बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के क्वेश्चन है। केयर टेस्ट सीरीज जिसमें बीवाइज क्लासेस ऐप में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट मिलते हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जिनके थ्रू मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। कौन से क्वेश्चन आपके नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं वो आपको इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके आपसे एग्जाम में मिस्टेक कराता है वो भी मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सिखाता हूं। कौन से क्वेश्चन को हमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना होता है वो हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सीखते हैं। यानी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं जिसको फॉलो करते हुए बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है आप भी आज ही बीवाइज ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ज्वाइन करते टाइम बीवाइज 50 प्रोमो कोड अप्लाई करके 50% तक डिस्काउंट पाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक, और जब भी हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाते हैं जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चंस है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 10th, 11th, 12th, 13th, 15th, 16th, 20th, 23rd, 28th, 29th, 31st, 34th, 37th, 40th, 43rd, 44th, 46th एंड 49th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि अलग से कॉपी में क्वेश्चन नोट किया फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि बस एक लिस्ट बन गई। दोबारा से अगर आपको ये टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है तो ये 18-20 क्वेश्चन जो है यही आप प्रैक्टिस करेंगे और इनमें से जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो या जो मिस्टेक हो जाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, और मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई डायरेक्ट टेस्ट के सॉल्यूशन देखने से अच्छा है पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। भले ही मार्क्स आपके कम आए ज्यादा आए मिडिल रेंज में आए कितने भी मार्क्स आए पहले आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेंगे, जो मिस्टेक एग्जाम में आप कर सकते हैं वो आपको अच्छे से पता चलेगी। ठीक है भाई, अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड। इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। देखो सबके क्या दे रखे आईयूपीएसी नेम दे रखे तो सबके स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा sp3 कार्बन और इससे जुड़ जाए हैलोजन, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है भाई, सिंपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन जो होता है उससे जुड़ा हाइड्रोजन, अगर उससे हैलोजन जुड़ा है तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर बेंजीन से कोई कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है जिससे हैलोजन जुड़ा हो, ये कार्बन sp3 होना चाहिए तो इस केस में कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। नीट में बेंजाइलिक हैलाइड ऑलरेडी आ चुका है तो एलाइलिक हैलाइड एग्जामिनर पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला देखो 5 ब्रोमो पेंट 1 इन। भाई पेंट 1 इन बनाना ना आपको 5 कार्बन की चेन हो जाएगी आपकी। ये 5 कार्बन की चेन है। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड
और फिर बोल रहा है 1 2 3 4 5th पे ब्रोमो। क्या ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पे हेलोजन लगा है क्या? नहीं। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो इसने पूछा कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है, तो आंसर आ गया 1। तो ऐसे हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा जो इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। 4 ब्रोमो पेन 2 इन, इसमें क्या करना है, ये 5 कार्बन का आपका एल्केन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड 1 2 3, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमो। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये यहाँ पे 4 कार्बन का एल्केन बनाना है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। फिर इसने बोला है 3 पे ब्रोमो, ये 3 पे ब्रोमो लग गया और 2 पे मिथाइल, तो ये क्या एलाइलिक हैलाइड है क्या? बिल्कुल ये एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पे आपका, अच्छा यहाँ पे मिथाइल है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पे आपका हेलोजन लगा है, ये भी एलाइलिक हैलाइड है। नेक्स्ट 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 पे ब्रोमो, देखो ये हो गया आपका ब्यूट 2 इन और ये हो गया 1 पे ब्रोमो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन sp3 कार्बन पे हेलोजन है, तो ये भी एलाइलिक कार्बन हो गया। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ठीक, और अगर आपका डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ जाए, इसको अराइल हैलाइड कहते हैं। ये आपको सब आने चाहिए, ये आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे दे रखा है, कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द बाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो जब हम ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं, तो यहां क्या बनता है, RCl बनता है, प्लस इसके साथ और क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, POCl3 बनता है और HCl बनेगा। तो A क्या हो गया, A इज POCl3 प्लस HCl, इसका आंसर आ जाएगा 1। और इस पैटर्न क्वेश्चन नीट 2024 में ऑलरेडी आ चुका है, तो 2025 में तो ऐसा नहीं आने वाला है। ठीक, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो गया तो अच्छी बात है। ठीक, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में पूछ रहा है क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है। देखो टोलिन की रिएक्शन कराई गई है हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेलोजन कैटायन बनेगा। ठीक, ये क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बेंजीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आंसर सेकंड। और ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। तो पहले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी अभी तक हमने किए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे कैसा। ये है भाई शानदार क्वेश्चन, देखो ये आपके नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। क्या करना है, ये आपको डाइक्लोरोबेंजीन दे रखे हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा आइसोमर। इसने पूछा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, जो सिमेट्रिक कंपाउंड होता है वो सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सबसे सिमेट्रिक कौन है, पैरा वाला, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें ऑर्थो और मेटा में कैसे डिसाइड करेंगे, देखो हम जानते हैं यहाँ पे है ना, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और इनके बीच में 180 डिग्री। तो आपको पता है ये इनके ऐसे क्या बनेंगे, ये बॉन्ड मूवमेंट बनेंगे। तो इनके बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो न्यू इनका डाइपोल मूवमेंट घटेगा। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो का, उससे कम मेटा का और सबसे कम पैरा का। पैरा का तो 0 होता है। तो देखो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे आगे आ गया। अब ऑर्थो और मेटा में हम डिसाइड करेंगे किससे, डाइपोल मूवमेंट से। तो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगे, इसलिए ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू मेटा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में मेटा तो सबसे पीछे ही रहता है, लेकिन ऑर्थो से आगे पैरा आ जाता है। ठीक, पहला आपने अच्छे से समझा, दूसरा आपको याद करना है। मैं कैसे याद रखता हूं, देखो गांव में लोग क्या करते हैं, कुछ आपने देखा होगा बूढ़े लोग अपने साथ अफीम रखते हैं, वो बोलते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं आती। ठीक, तो इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। वो कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए हम अफीम खाते हैं। अफीम को इंग्लिश में ओपीएम कहते हैं। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ओपीएम यूज किया जाता है। ठीक, ऑर्थो पैरा मेटा बीपी कर लेंगे ऐसे।
तो ऐसे याद कर सकते हो, ये नीट 2025 में आ सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हुआ? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया थर्ड का, उससे कम हो गया फर्स्ट का, उससे कम हो जाएगा सेकंड का। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये वैसे तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो काफी बेनिफिट आपको इससे मिल सकता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है। इसमें क्या है भाई, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन दे रखा है, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हमारे से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक, तो यहां देखो इन पे न्यू क्या लिखेंगे इसका, डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें सबसे ज्यादा ऑर्थो का, उससे कम मेटा का और उससे कम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होता है। ठीक, तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सिमेट्रिक सब्सटेंस का ज्यादा होता है, तो पैरा सिमेट्रिक इसका सबसे ज्यादा हो गया। फिर ऑर्थो और मेटा तो दोनों अनसिमेट्रिक है, ठीक, इनमें सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसलिए ऑर्थो में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट पैरा के कंपैरिजन, मेटा के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा सबसे ज्यादा है, उससे कम ऑर्थो और सबसे कम मेटा का। वहीं अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम पैरा का और उससे कम मेटा का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों मेटा के कम होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का ऑर्थो से ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का पैरा से ज्यादा। ऐसे याद कर सकते हैं, या ऐसे याद कर लो बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैंने बताया ना आपको, गांव में क्या बोलते हैं भाई, ब्लड अफीम जो है वो ब्लड प्रेशर को सही रखती है, तो अफीम होता है ओपियम। ओपियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज्यादा, उससे कम पैरा का, उससे कम मेटा का। ऐसे भी याद कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो इसमें क्या, ये शानदार क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आ चुका है, ये जेईई मेंस में आ चुका है, जेईई मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक, देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन अपने को। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें, ये आपका क्या है, सेकेंडरी हैलाइड है। देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको SN1, SN1, SN2, E1 और E2 में कंपैरिजन करना है, इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ये देखो कि आपका हैलाइड कैसा है। अगर हैलाइड आपका टर्सरी है तो कभी भी SN2 नहीं होगी। ठीक, और इससे भी पहले अगर ओनली मिथाइल हैलाइड है तो हमेशा ओनली SN2 रिएक्शन होती है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होता है वो आपका SN1, SN2, E1 और E2, ये चारों रिएक्शन इसमें हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली SN2 और E2 की तरफ ये जाता है। सेकेंडरी हैलाइड भी आपका चारों रिएक्शन दे सकता है, SN1, SN2 और E1, E2। लेकिन टर्सरी हैलाइड जो है वो SN1 देगा, SN1 देगा, है ना, E1 देगा और E2 देगा, लेकिन कभी भी SN2 नहीं देगा। तो यहां पे हम पहला फैक्टर चेक करते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर चेक किया जाता है वो हम चेक करते हैं क्या, रीजेंट। अगर रीजेंट आपका एनाइनिक है तो एनाइनिक रीजेंट हमेशा क्या करता है, एनाइनिक रीजेंट बायोमोलिकुलर रिएक्शन देगा, यानी SN2 होगी या E2 होगी। और अगर न्यूट्रल गिवन है तो न्यूट्रल के केस में आपकी SN1 होती है या E1 होती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको कंपैरिजन में SN2 और E2 में। तो यहां पे देखो, कभी भी अगर आपको एनाइनिक रीजेंट अल्कोहलिक KOH दे दिया जाए, अल्कोहलिक KOH दे दिया जाए या NaNH2 दे दिया जाए, इस केस में हमेशा आपको ऐसे क्या करानी है, E2 ही करानी है। क्या करवाना है, E2 ही करवाएंगे। समझ आया कि नहीं? कभी आपको KCN दे दिया, KCN दे दिया या आयोडाइड आयन दे दिया, इस केस में हमेशा आप SN2 कराते हैं। और कभी मान लीजिए एक्वस KOH आपको दे दिया जाता है, एक्वस KOH दे दिया जाए या एल्कोक्साइड अगर दे दिया जाता है, इस केस में SN2 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सेकंड फैक्टर हो गया। रिजेंट के बाद थर्ड फैक्टर हम चेक करते हैं, सोलवेंट। अगर सोलवेंट हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो उस केस में या तो SN1 रिएक्शन होगी या E1 रिएक्शन होगी, और पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है तो उस केस में SN2 या E2 रिएक्शन होती है। और फोर्थ, अगर हीट गिवन है, हीट अगर गिवन है तो E1 या E2 रिएक्शन होगी, और हीट नहीं है तो आपकी SN1 या SN2 रिएक्शन होती है।
इन फैक्टर को यूज करते हुए आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, या कब E1 और E2 होगी। कैसे रिवाइज करते हैं, ध्यान देना भाई। जब भी आपको एग्जाम में एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें SN1, SN2, E1 या E2 कोई भी रिएक्शन हो सकती है। कैसे चेक करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगर मिथाइल हैलाइड है तो ओनली एंड ओनली यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल हैलाइड के केस में क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। प्राइमरी हैलाइड आपका SN1, SN2, E1, E2 दे सकते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी हैलाइड में भी चारों हो सकती है। टर्सरी हैलाइड SN1, E1 या E2 रिएक्शन देगा, कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर आप चेक करते हैं रीजेंट। रीजेंट अगर एनायनिक है, एनायन है, तो उसमें SN2 या E2 होती है। न्यूट्रल के केस में SN1 या E1 होती है। और अगर हम एनायनिक की बात करें तो ध्यान देना, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, ये E2 एलिमिनेशन कराएंगे। और KCN आयोडाइड आयन ऐसा आ जाए तो SN2 रिएक्शन कराएगा। और एक्वस KOH के केस में या एल्कोक्साइड के केस में SN2 और E2 हो सकती है। अगर आपका यहाँ पे मिथोक्साइड है या इथोक्साइड है और एल्काइल हैलाइड भी प्राइमरी या सेकेंडरी है तो SN2 हो सकती है। और टर्सरी ब्यूटोक्साइड है तो E2 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, सोलवेंट पोलर प्रोटिक है तो SN1 या E1 होगी, और पोलर एप्रोटिक में SN2 या E2। हीट गिवन है तो E1 E2 होती है, और नहीं गिवन है तो SN1 SN2 हो सकती है। ठीक, तो अब आ जाओ इधर। यहाँ पे ये सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड ये दे दिया सोडियम इथोक्साइड और साथ में हीट दे दिया। सोडियम इथोक्साइड कैसा है, ये एनाइनिक सोलवेंट है तो SN2 या E2 होनी चाहिए। और हीट दी है तो हम श्योर हो गए क्या होगी, E2 रिएक्शन ही होगी। और इस केस में हम क्या कर देंगे भाई, यहां पे ये देखो, ये आप ऐसे एल्कीन बना देंगे। फिर इसके बाद HBr रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। दैट इज मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 0, तो यहाँ पे Br लगेगा। तो आप प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे Br आएगा इसके, और यहाँ H आ जाएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया आपका सेकंड वाला। आंसर इज 2। और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है तो नीट में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो यही बेनिफिट है बीवाइज क्लासेस के केयर टेस्ट को अटेम्प्ट करके उसके वीडियो सॉल्यूशन देखने का। एक तो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये आपके नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ में जैसा आपने देखा क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, बट मैंने पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, पूरा अच्छे से आपको रिवाइज कराया, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सोल्व कराया। तो इससे आपका ना कि ओनली रिवीजन होता है, बल्कि केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन देखने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जब आप केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, और नीट एग्जाम में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो इसमें किसी को कुछ नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये कॉन्सेप्ट आप अपने लिए लिख सकते हो एज ए शॉर्ट नोट्स। फास्ट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following would undergo SN2 reaction faster? देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई। NSR में आपकी SN1 हो या SN2 हो, अगर आपको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना भाई, जो हमारा एल्काइल फ्लोराइड है उससे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी एल्काइल क्लोराइड की, उससे ज्यादा एल्काइल ब्रोमाइड की, और सबसे ज्यादा होती है एल्काइल आयोडाइड की। तो इनमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, एल्काइल आयोडाइड की हो जाएगी। और कई बार एग्जाम में ना इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4th, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। और कभी अगर एग्जामिनर आपको कंपैरिजन कराए SN1 और SN2 में, मतलब SN1 में अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसमें होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक। और अगर SN2 की रिएक्टिविटी आपसे पूछ ली जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जनरली जब भी हम बात करते हैं तो आपका जो टर्सरी हैलाइड जो होता है, ये जो होता है इसकी रिएक्टिविटी SN1 में सबसे ज्यादा होती है,
और इससे कम हम रिएक्टिविटी रखते हैं बेंजाइल हैलाइड की और उससे कम एलाइल हैलाइड की। देखो बेंजाइल और एलाइल हैलाइड भले ही रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटाइन बना रहे हैं, बट यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनेगा वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नोनो अल्फा एच यहाँ पे है और इसके साथ साथ इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा साइड करके मैं पूरा ही आपको रिवाइज करता हूं ताकि जो भी क्वेश्चन आपका आएगा आप आराम से सोल्व कर लेंगे। आगे भी मुझे बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें गिवन है। ऐसे क्वेश्चन और भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सबसे कम हो जाएगा आपका इथाइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक। अब अगर हम बात करें SN2 में तो SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मिथाइल हैलाइड की, इससे कम प्राइमरी हैलाइड और उससे कम सेकेंडरी हैलाइड और सबसे कम टर्सरी हैलाइड की। और आपको पता है अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अगर इसका 30 टाइम है, इसका 1 टाइम है, इसका 0.2 टाइम है तो लगभग 0 टाइम है, तो ना के बराबर। ये तो रिएक्शन देता ही नहीं है, SN1 SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं, सिर्फ ये 3 देते हैं। और इनसे भी ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है आपके अलाइल हैलाइड की और बेंजाइल हैलाइड की। ये इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी आपका रिएक्टिविटी का एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। SN1 और SN2 का कर देंगे भाई। ऐसे किसी को कुछ नोट करना है इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अगर आपको पहले से ही आता है तो मेरे साथ आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो भाई ये आपके एनसीईआरटी की थियरी में गिवन है तो नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। मैंने क्यों बोला कि ये केयर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है? अगर आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपके एनसीईआरटी की थ्योरी में ये डायग्राम एज इट इज दिया गया है, और एनसीईआरटी के इस डायग्राम से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन केयर टेस्ट में फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन इसलिए एज इट इज आ सकता है क्योंकि देखो हम सब कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ के जाते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी में होती है बच्चे स्किप करके जाते हैं, और आजकल एग्जामिनर उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस कर रहा है जो बच्चे एनसीईआरटी में स्किप करके चले जाते हैं या एनसीईआरटी के इजी पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड दिया है, अगर इसकी रिएक्शन Y के साथ कराई तो ये X को रिप्लेस करेगा। अगर जहां पे X लगा है वहीं पे एज इट इज Y आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये रिटेंशन का प्रोडक्ट है। क्या हो जाएगा, ये रिटेंशन का प्रोडक्ट। और X अगर X के बिल्कुल अपोजिट साइड में Y लग जाए देन इट इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस से जो दो प्रोडक्ट बने हैं दोनों बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, रैसमाइजेशन। तो अब कैसे मैच करेंगे, फर्स्ट में क्या हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 1 एंड 2 में आ सकता है। सेकंड में क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका ऑप्शन सेकंड में है। और थर्ड में क्या हो जाएगा, रैसमाइजेशन, ये ऑप्शन 1 के साथ मैच कर गया, आंसर 1 आ जाएगा। एज इट इज आपके नीट एग्जाम में ये एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। तो यही बेनिफिट है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके उनके वीडियो सॉल्यूशन देखने का, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी के एज इट इज पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कर लेंगे भाई, तो इसमें लिख लो कि नीट में आ सकता है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो ये आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो प्राइमरी हैलाइड है। वैसे तो कहने में तो प्राइमरी हैलाइड है, SN1 SN2 E1 E2 सब दे सकता है। फिर आपने देखा यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यानी OH माइनस है, एनायनिक रीजेंट है, तो क्या हो सकता है, SN2 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है। एक्वस KOH में तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। एक्वस KOH में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो E2 होती है, कम है तो SN2 होती है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक KOH हो हमेशा हम क्या कराते हैं, चाहे प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है या टर्सरी है, E2 ही करवाई जाती है, सीधा आप एल्कीन बना देते हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका प्रोपेन। आंसर इज फर्स्ट, ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है। सबसे पहला देखो यहाँ पे फिनाइल प्लस M है, यहाँ पे फिनाइल के साथ साथ आपका मिथाइल भी लगा है, और यहाँ पे 2-2, तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, फिनाइल CH2Br, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटाइन बनेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फिनाइल तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा ही करेगा, साथ में मिथाइल भी इसको स्टेबलाइज करेगा। और फिर नेक्स्ट में
यहां आपके फिनाइल के साथ साथ दो मिथाइल लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन थर्ड में बनेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी SN1 की तरफ, तो पहला ही उसने इनकरेक्ट लिख रखा है। नेक्स्ट, एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम एल्काइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, इसके बाद ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ये है एलाइल क्लोराइड, और ये देखो यहां पे तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में हो जाएगा विनाइल क्लोराइड का लोन पेयर, और ये इजीली SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा बेंजाइल क्लोराइड, उससे कम एलाइल क्लोराइड, उससे कम विनाइल क्लोराइड, ये भी SN1 का रिएक्टिविटी सही है। और SN1 में एल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड, ये रिएक्टिविटी भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा है, वह फर्स्ट आंसर इज 1, ये आपका फर्स्ट या ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। देखो एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपसे सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी के SN1 SN2 के कवर करा लिए हैं, तो ऐसे केयर टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मैंने आपसे मिस्टेक कराने के लिए पूछा है, और ऐसी मिस्टेक जनरली आप एग्जाम में भी करते हैं, मॉक टेस्ट में भी करते हैं, और घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी करते हैं। क्या मिस्टेक मैंने आपसे करवाई है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ पे ESR होगी और ऑर्थो पैरा आइसोमर बनेगा। तो ऑर्थो पैरा आइसोमर अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो माइनर आपका बन रहा है A, तो A तो होगा ये, और मेजर हो जाएगा B। अब इसने पूछते टाइम यहां लिखा है B एंड A रिस्पेक्टिवली आर, बच्चे जनरली क्या बताते हैं, A एंड B, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने A और B ये आंसर लगाया होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, ये B एंड A रिस्पेक्टिवली, आंसर सेकंड आना चाहिए था, तो सिली मिस्टेक करते हुए आपने आंसर 1 लगाया होगा। ऐसी मिस्टेक आपसे एग्जाम में ना हो, इसलिए केयर टेस्ट सीरीज में ये ऐसी इस पैटर्न की मिस्टेक भी मैं आपसे कराता हूं। जितनी मिस्टेक करनी है केयर टेस्ट में कर दो, एग्जाम में मत करना। एग्जाम में हमें केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ध्यान से करना होता है इजी क्वेश्चन को, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 में भाई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। यहां से आपका I माइनस जाएगा, कार्बोकेटायन बनाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा, ठीक, हर जगह I माइनस हटा करके I माइनस हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। तो ये देखो, ये प्लस M लगा, ये प्लस H लगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, और ये माइनस I। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, प्लस M, D की सबसे ज्यादा, उससे कम C की, उससे कम A की, और माइनस I तो रिएक्टिविटी को कम करेगा, B की सबसे कम हो जाएगी। DCAB आंसर 2, और ये हमारा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या है, OH माइनस मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे होती है SN2 रिएक्शन, इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में OH अटैक कर रहा है और Cl लीव कर रहा है। ऐसा लगता है कार्बन ने क्या है, कार्बन आपका पेंटावेलेंट हो गया है, इसने 5 वैलेंसी पूरी कर रखी है, 5 बॉन्ड ये बना रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, तो अब आ जाओ ऑप्शंस पे। ये क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द SN2 मैकेनिज्म इन गिवन फिगर। As reaction progress, bond between carbon atom and nucleophile is formed with weakening of carbon atom and the leaving group bond। तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड न्यूक्लियोफाइल तो बन रहा है, और बॉन्ड बिटवीन लिविंग ग्रुप एंड कार्बन एटम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, देयर इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही है। अपोजिट साइड से जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, एज ए सब्स्टिट्यूट आता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है। SN2 जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें है ना, तो इसमें क्या है भाई, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक, और इसको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप नहीं कहा जाता, ये पूरा एक स्टेप है। और ये हम समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि ये पीछे से अटैक कर रहा है और Cl लीव कर रहा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट दिखाई जाती है। हालांकि ट्रांजिशन स्टेट को आप अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसा कि SN1 रिएक्शन में आप कार्बोकेटायन को अलग से आइसोलेट करके दिखा सकते हैं, SN2 में ऐसा नहीं होता। सही स्टेटमेंट है। कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 एटम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया कि ये पेंटावेलेंट कार्बन बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, यही आंसर आ जाएगा। आंसर इज 4। आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए आप इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
ठीक, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। ठीक, ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की थियरी के क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल थायनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड ओवर अदर रीजेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो भाई, यहाँ पे ROH की रिएक्शन जब हम SOCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, RCl बनेगा, साथ में HCl गैस और SO2 गैस बनती है। ठीक, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स रिएक्शन। ठीक, अब देखो, ये बहुत ही अच्छा असर्शन रीजन है, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। क्या पूछा है भाई, यहाँ पे लिखा है इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल थायनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड ओवर अदर रीजेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हम थायनिल क्लोराइड को प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे HCl और SO2, ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन मिक्सर से एस्केप कर जाएंगे, रिएक्शन मिक्सर से उड़ जाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्योर क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, द अदर टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन अल्कोहल एंड थायनिल क्लोराइड एक्सेप्ट एल्काइल हैलाइड आर एस्केपेबल गैसेस। मैंने यही बताया है, जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस है, वो उड़ जाएंगे और आराम से आपका बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल क्लोराइड आपको अच्छे से मिलेगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ एंड आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से असर्शन रीजन मैंने केयर टेस्ट में आपसे पूछा है, तो केयर टेस्ट में ऐसे असर्शन रीजन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलते हैं। तो रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर क्या आ गया, आंसर इज 1 और ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। नीट 2025 में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Grignard reagent is very versatile initiating compound for the variety of organic reactions। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Choose the incorrect option regarding Grignard reagent. It is prepared by treating alkyl halide with magnesium metal in dry ether। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट, द कार्बन एटम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Mg एटम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। RMgX में हम ऐसे दिखाते हैं, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल टू गिव कोरस्पोंडिंग एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे, ऐसे सब्सटेंस के साथ कराएंगे जिसके पास एसिडिक H है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीधा क्या बना देगा, खुद से एल्केन बना देता है, ना कि एल्कीन। तो इसने एल्कीन लिख दिया, यहाँ पे एल्केन लिखा होता ज्यादा सही था, मतलब सही हो जाता। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज पोलर एंड कोवलेंट। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये बन रहा है आपका कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे हम ऐसे माइनस प्लस दिखा देते हैं, डेल माइनस डेल प्लस। ये पोलर बॉन्ड होता है और कोवलेंट भी है, यानी इसमें मेटल और कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट बहुत ही ज्यादा पोलर होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैग्नीशियम। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि उसने आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है और ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपसे हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नीट में आ सकता है, नीट में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, ऐसे लिखो। ठीक, कर लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2025 में आ सकता है। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला तो भाई सीधा क्या था भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में ट्रीट करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, यहाँ पे RMgX आएगा, RMgX बनता है। नेक्स्ट, सेकंड लिखा कार्बन एटम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम एटम। बिल्कुल, कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल टू गिव कोरस्पोंडिंग एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम किसी भी
एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, फिनोल, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, एनिलीन, या आपका कोई एसिड आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCl, HBr, HI, कोई भी एसिड है, इवन आप टर्मिनल एल्काइन के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तब भी ये एल्केन बनाता है, बस एसिडिक एच होना चाहिए। फोर्थ, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रीक नाइट्रोजन एजेंट इज पोलर एंड कोवलेंट, ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है बट इसमें पोलरिटी होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो एज इट इज आपके नीट 2025 में पूछी जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहले में क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले आपने रिएक्शन कराई ये NaOH के साथ पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की, तो क्या बन गया, यहाँ पे फिनोल बन गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल सही है। सेडजेफ एलिमिनेशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये फोर्थ के साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, जब आप प्रोपेन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिको रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर गया। और जब हम इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन OH- के साथ कराते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसने कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है फिफ्थ में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन FeCl2 के साथ कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे ई में लिखा है इसने 2 ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पे सेडजेफ एलिमिनेशन होगा, क्योंकि सेडजेफ में बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये मैच कर गया थर्ड के साथ। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 3। आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। नीट 2025 में ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आपको रिवाइज करना चाहिए क्योंकि इसमें 5 टाइप की रिएक्शन आपकी कवर हो गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखो क्या है, मैच द अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद रिएजेंट गिवन इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट गिवन इन द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। भाई सबसे पहले किसकी रिएक्शन करानी है आपको, किसकी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KCN के साथ करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अल्काइल साइनाइड बन जाता है और इसमें है ना ये आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए CN- बनेगा। अब CN- में कार्बन भी डोनेट कर सकता था और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्बन ने जाकर के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया है, ना कि नाइट्रोजन ने। इसका रीजन ये है, एनसीईआरटी में साफ लिखा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन बॉन्ड इज मोर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, या ऐसा लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बॉन्ड इज मोर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट एग्जांपल में भी है, मैंने आपको कृष्णा बैच में भी कराया है, इसके साथ साथ पैरेलल आपका रैंकर बैच या ड्रीम बैच सब जगह अच्छे से पढ़ाया गया है, रैंक बूस्टर कोर्स में भी कराया है और आज आपको टेस्ट सीरीज में भी करा दिया। तो ये हो गया ए। बी, AgCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो AgCN क्या होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड होते हुए ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन इस बार अटैक नहीं कर पाएगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से अटैक करेगा, तो ये RNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाता है। थर्ड में क्या है, फिर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, KNO2 के साथ। KNO2 फिर से आयनिक है और इसमें क्या होता है, ये NO2- ऐसे बनता है और यहाँ पे इस बार नाइट्रोजन जाकर ऑक्सीजन जाकर के अटैक करेगा, तो ये क्या बनेगा, ये आपका RONO बनेगा, ना कि नाइट्रो एल्केन। ठीक, RONO बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा, ठीक, ये हो गया LiAlH4 के साथ RX की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको एक हाइड्रोजन दे देगा, ये एल्केन बन जाएगा। और फिफ्थ में क्या होता है, जब आप RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते हैं
तो यहाँ पे Ag के साथ ये जुड़ा होता है नाइट्रोजन, ऐसे ये ऐसे जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजन जाकर के इसके ऊपर अटैक करता है, तो नाइट्रोजन जाकर के जब अटैक करेगा तो ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक, यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइट बनता है, ये एल्काइल नाइट्राइट है, और जबकि ये नाइट्रो एल्केन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025 में आएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए मैच कर गया किसके साथ? ए मैच कर गया आपका 2 के साथ, AgCN मैच कर गया आपका RNC के साथ, KNO2 मैच कर गया आपका 4 के साथ, और D मैच कर गया आपका 1 के साथ, E मैच कर गया आपका 5 के साथ। 2 3 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 आंसर 3 ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे हमें ये करना होता है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, मैंने बोला है आपका केयर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 जो है, केयर टेस्ट सीरीज का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16 आपके नीट 2025 में एज इट इज आएगा। ये आपके एनसीईआरटी की टेबल से मैच द कॉलम बनाया गया है। इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे, ये आयनिक कंपाउंड है, CN- बनेगा, तो यहाँ पे कार्बन जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक नहीं करता, क्यों नहीं करता? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल में भी एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ से असर्शन रीजन भी आ सकता है। तो क्या बन जाएगा? एल्काइल साइनाइड। और AgCN में ये AgCN कोवलेंट है, तो कार्बन की बजाय नाइट्रोजन अटैक करेगा तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। वही KNO2 में ये फिर से आयनिक है तो ये NO2- देगा, तो ऑक्सीजन का माइनस जाकर के अटैक करता है तो एल्काइल नाइट्राइड बनता है, और एल्काइल हैलाइड LiAlH4 के साथ एल्केन बनाएगा। और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब AgNO2 के साथ कराएंगे तो यहां से नाइट्रोजन जाकर के अटैक करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। फिर आप मैच द कॉलम इजीली कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल से मैच द कॉलम बना के मैंने आपको दिया है। इस टेबल से कोई मैच द कॉलम आज तक एनसीईआरटी से नहीं आया है, तो नीट 2025 में आ सकता है। देखो, केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूं, कौन सा नहीं आया और कौन सा पूछा जा सकता है, कौन सा एनसीईआरटी से आएगा, कौन सा एग्जांपल जेईई मेंस का एज इट इज रिपीट होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा या एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से आएगा। कोशिश ये है कि सारे क्वेश्चन आपको केयर टेस्ट सीरीज में करा दी जाए। बस आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और पैरेलल वीडियो सॉल्यूशन देखते रहें। ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन द SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो भाई, आपको पता है रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मिथाइल क्लोराइड की सबसे ज्यादा, उससे कम इथाइल क्लोराइड की हो जाएगी, उससे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की हो जाएगी, और सबसे कम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन देगा ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो सबसे पहले बताओ कौन सा आंसर आया इसका? इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, वेरी वेरी इजी। ये तो मैं बोलूंगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, 17 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो, जब हम ये सुनना ध्यान से, ये दो रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में। एल्काइल हैलाइड है, यहां पे X आपका मिथाइल ये क्लोराइड या ब्रोमाइड हो जाए, इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड बनता है प्लस NaX का PPT बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक तो ये पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज में, और एक रिएक्शन और पढ़ते हैं जो आगे भी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दूसरी होती है मिथाइल हैलाइड, इसमें भी X आप क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। ठीक, तो इसकी रिएक्शन जब AgF के साथ कराएंगे तो क्या बनता है? मिथाइल फ्लोराइड बनता है प्लस AgX का PPT बन जाता है। और यहाँ पे AgX की बजाय आप AgF की बजाय यहाँ पे COF2 या Hg2F2 या SbF3 भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक,
तो आपके एनसीईआरटी में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। क्या है, जब हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, साथ में NaCl या NaBr का पीपीटी बनेगा, जिसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सोचो अगर पीपीटी ना बनता, सॉल्यूशन में Cl- या Br- होता तो Cl- या Br- वापिस यहाँ पे अटैक करता, I- निकलता और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती। बट इसका पीपीटी बनने के कारण ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाती है। फिर नेक्स्ट श्वार्ट्ज रिएक्शन में जब हम मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराएंगे, लाइक सिल्वर फ्लोराइड या COF2, Hg2F2 या SbF3, तो यहाँ पे मिथाइल हैलाइड बन जाएगा या बोल दो एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है, और साथ में क्या बन जाएगा आपका AgX का पीपीटी बन जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसने पूछा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी, ये फर्स्ट वाली जो है आपकी ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, यही आपकी क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो पहला सही है। अब दूसरी तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये क्या है, ROH HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अगर आपने HCl लिया है तो लुकास रिसेंट की रिएक्शन हो गई है ना, तो अल्कोहल की रिएक्शन हो गई HX के साथ। फिर इसके बाद मिथाइल ये टोलिन की रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे तो ये ESR रिएक्शन होती है। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, आंसर इज फर्स्ट। और ये क्वेश्चन भी है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। अगर आपको ये दोनों रिएक्शन याद है और नहीं है तो आप एक काम करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके ये दोनों रिएक्शन जरूर लिखें, ये क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलती है। इसको नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। लिख लिया भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बार बार मल्टीपल टाइम हम कर चुके हैं, नोट्स में भी और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है या हमारे टेस्ट सीरीज में भी आ चुका है। देखो इसमें क्या है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप कार्बोक्टेन बना लेंगे, और पॉसिबल है तो आपको पता है रीअरेंज कराना होता है इसको। यहाँ पे रीअरेंज कराएंगे तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्टेन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर इसके बाद यहाँ पे Cl- आ जाएगा। ठीक, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में भी आ सकता है। ठीक, तो आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 4। मैं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये हमने इतनी बार देख रखा है, अब इसको भी हम सेकंड थर्ड का अटेम्प्ट का लिखेंगे, क्या सेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड विद एक्वस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। देखो दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ कराते हैं, एक्वस NaOH का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये वाटर है और वाटर होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे वैसे ही ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्टेन बनेगा। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्टेन बन जाए वो SN1 कहलाती है, SN2 हम जानते हैं SN2 कहलाएगी। फिर OH- यहाँ पे अटैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। क्यों हुई SN1 रिएक्शन, एक तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पता चलता है, दूसरा इसमें स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है। अगर यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, देन इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैंने क्या बोल दिया, शायद ये बोल दिया। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में SN1 कहलाएगी और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में SN2 कहलाती है। बस आप इतना ध्यान रख लो। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो है ना आपका रिएक्टेंट ये प्राइमरी है, ये SN1 भी दे सकता है SN2 भी दे सकता है, और दोनों में इसका रेट अच्छा होता है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे एसीटोन वगैरह है, DMF वगैरह है, देन इट इज SN2 रिएक्शन, और वाटर है, अल्कोहल है, देन इट इज SN1 रिएक्शन। तो आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट आ जाएगा, आंसर इज 1। और ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, N ब्यूटाइल क्लोराइड है आपका एक, तो दिस इज N ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, फिर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कैसे हो जाएगा, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, और फिर एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
ठीक, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो गई। और फिर तीसरा दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड का, क्योंकि इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है। और इन दोनों में कैसे लिखा जाना चाहिए भाई, इन दोनों में हम क्या बोले, ऐसा बोल सकते हैं ना 1 2 3, तो इसके एक Cl और एक मिथाइल, ये ब्रांचिंग है, तो इसको पीछे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, इसको आगे ले आओ, तो ये इनका ऑर्डर कुछ ऐसा आना चाहिए कि बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मैक्सिमम। ठीक, अच्छा लोवेस्ट पूछा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने लोवेस्ट पूछा है, तो आप क्या करोगे, आंसर इज सही तो था यार, लोवेस्ट ही तो लगाया। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सॉरी कई बार है ना लगातार बोलते बोलते, बच्चे तो है नहीं यहाँ पे, तो दिमाग इधर इधर घूम जाता है कई बार, है ना, गलती हो जाती छोटी मोटी, कभी आंसर सही निकाल दिया और करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन लगा दिया, ऐसी मिस्टेक होती रहती है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि बच्चे नहीं है, खुद से ही बातें करनी पड़ती है, कैमरे से ही बात करनी पड़ती है ऑनलाइन वाले बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड मेनली गिव्स, देखो सुनना ध्यान से, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। सबसे पहली बात आपने क्या देखा, टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड क्या दे सकता है, SN1 रिएक्शन दे सकता है, E1 दे सकता है, E2 दे सकता है, कभी भी SN2 नहीं देगा, तो SN2 का तो केस खत्म हो गया। दूसरा, ये एनाइनिक रिजेंट है, ये या तो SN2 देता है या E2 देता है, तो SN2 तो हो नहीं सकती, क्या ऑप्शन बचा, E2, और E2 बचा तो एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन तो ये बन जाएगा आपका आइसोब्यूटाइलिन बोल दो या 2 मिथाइल प्रोपिन बोल दो। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज सेकंड, इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, बना के देखने पड़ेंगे भाई। पहला बनाओ 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 पे फिनाइल है इथेनॉल के, ये हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल, इसमें तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, ये तो है नहीं। दूसरा बताओ 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन के 2 पे फिनाइल लगा है और 1 पे अल्कोहल, तो इसमें एक कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल है। तीसरा क्या है, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल में तो मतलब OH भी सेकंड पे और फिनाइल ग्रुप भी सेकंड पे, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। फोर्थ वाला चेक करो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यहां पे ये आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। और कहीं है क्या, और कहीं चेक करो, बस एक ही बना, इसका मतलब तो एक सेकंड, इसमें ना ऑप्शन देखो 2 के हैं और हमने एक छोटी सी गलती कर दी, ये सही नहीं बना, इसने बोला 1 फिनाइल इथेनॉल, तो 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब पता है क्या है, OH भी फर्स्ट पे ही है, ये ध्यान देने वाली बात थी जो हम थोड़ा सा मिस कर गए। तो ये हो गया कायरल सेंटर, तो ये दोनों कायरल सेंटर है, फर्स्ट और सेकंड आंसर आना चाहिए इसका, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर ऑप्शन 2 में, आंसर इज 2। ये आपका आराम से फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि चारों डायग्राम आपको बना करके देखने पड़ेंगे। ठीक, 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, देखो एलिमिनेशन हो या आपका NSR, एल्काइल आयोडाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एल्काइल आयोडाइड की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम फ्लोराइड, आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिफ्थ, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, देखो अगर आपने ऐसा सेंटर ले लिया जो कि कायरल है और उसके ऊपर आप रिएक्शन करा रहे हैं वाटर की यानी SN1, तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकटैन बनेगा, ऐसे कार्बोकटैन बनेगा, ये कार्बोकटैन बनता है, और कार्बोकटैन क्या होता है, प्लेनर होता है, तो वाटर कहीं से अटैक कर सकता है, तो इसमें दोनों ही केस बन जाते हैं, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है,
तो दोनों साइड का प्रोडक्ट जब बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन एज वेल एज, ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया रिटेंशन का और ये इन्वर्जन का, ठीक। और दिस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इन्वर्जन का प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा होता है, रिटेंशन का प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां से ये हेलोजन अगर निकलेगा तो इधर से ही वाटर आकर के रिटेंशन का प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसके लोन पेयर जो है और इसके लोन पेयर दोनों पे नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिटेंशन का प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बनता है, इन्वर्जन का थोड़ा ज्यादा बनता है। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, सबको आता है ऑलरेडी, नीट जेईई मेंस आईआईटी एडवांस सब जगह आ चुका है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नीट 2025 में आज आएगा, अगर आ भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका वो आ सकता है। मैं तो श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन नया आपके लिए जो रिवाइज करने वाला उस पर बोलूंगा, ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या है, ये आपका 2 ब्रोमो एल्केन है, उसकी रिएक्शन Mg के साथ ईथर में, तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो बी क्या हो गया, एल्केन, आंसर इज 4। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक होने लायक क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, the compound that react the fastest with sodium methoxide, सोडियम मिथोक्साइड, ये सोडियम मिथोक्साइड जो होगा ये क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल के साथ हम जानते हैं NSR इन अराइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि अराइल हैलाइड जो होते हैं, अराइल हैलाइड में 2 मेजर प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पे एक तो ये रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड इजीली नहीं टूट पाता और अराइल हैलाइड इजीली NSR रिएक्शन नहीं देते हैं। सेकंड भाई, यहाँ पे बेंजीन जो है, बेंजीन का खुद का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आकर के जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है, जिससे अच्छे से अटैक नहीं हो पाता। इसके कारण भी ये इजीली NSR नहीं देते। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन sp2 है और कार्बन sp2 और हेलोजन अगर होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में डेल्टा En घट जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड पोलैरिटी थोड़ी कम होती है और बॉन्ड पोलैरिटी कम होने के कारण क्या होगा, रिएक्टिविटी घट जाती है। तो इसी केस में जब हम बेंजीन के क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल आकर के इजीली अटैक कर पाता है। दूसरा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण उसमें पोलैरिटी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, फिर वो इजीली टूटने लगता है, जिसके कारण भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होगी वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा। तो फास्टेस्ट रिएक्शन पूछा है तो फर्स्ट में हो जाएगी 2-2 आपके NO2 ग्रुप लगे हैं। तो रेट इसमें अगर लिखोगे, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड का क्योंकि यहाँ भी -m है, उससे कम थर्ड का क्योंकि माइनस आई है, सॉरी फोर्थ का, और सबसे कम थर्ड का क्योंकि वहां पे कुछ नहीं लगा। ये ऑर्डर आ जाएगा, आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज कराया। अगर किसी भी एग्जामिनर आपसे पूछता आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल ईथर। तो मिथाइल मैग्नीशियम, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं, जगह कम है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा भाई, आप समझ गए, यहां पे बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो रिएक्शन करेगा ये X बन गया और फिर बोल रहा Y के साथ रिएक्शन कराओ ताकि क्या बन जाए, टर्सरी अल्कोहल बन जाए। हम जानते हैं, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन HCHO के साथ कराते हैं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी बनता है। और वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम किसी एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और जब हम ये रिएक्शन किसी कीटोन के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, आप सब जानते हैं, टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये ऐसे, ठीक।
तो बताओ यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल बना तो क्या रहा होगा, वाई हम समझ गए ना, सब क्या रहा होगा, वाई रहा होगा आपका कीटोन। कीटोन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे एक मिथाइल तो पहले से ही है, तीन कार्बन और चाहिए, इसका मतलब एसीटोन रहा होगा कीटोन में, तो ये हो गया 4 कार्बन का अल्कोहल। तो X एंड Y आर, X इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड Y इज एसीटोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2025 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ठीक, आंसर इज थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 28 है, केयर टेस्ट सीरीज का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाले टेस्ट का क्वेश्चन है। एज इट इज नीट 2025 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या किया, इसने बड़े स्मार्ट नहीं लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, नीचे ड्राई ईथर नहीं लिखा, बस ईथर का फॉर्मूला लिख दिया। तो आपको पता है कोई भी एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, यहाँ पे मिथाइल आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएगा। तो एक्स तो क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। फिर इसकी रिएक्शन Y के साथ कराई फॉलोड बाई H+, तो क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल बना रहा है। तो हम जानते हैं, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड एजेंट जब भी एल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल बना तो पक्का Y क्या रहा है, आपका कीटोन रहा है। तो कीटोन कौन सा है, एसीटोन है या 2-ब्यूटेनोन है या पेंटेनोन है, किस टाइप का? देखो इसमें टोटल 4 कार्बन है, एक कार्बन तो आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आया है, तो बाकी 3 कार्बन कहां से आएंगे, कीटोन से। कीटोन कौन सा रहा है, एसीटोन। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, आंसर थर्ड आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वुड्स-फिटिक रिएक्शन। देखो भाई 3 रिएक्शन होती है मेन आपकी। सबसे पहला आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसमें आपका बनता है सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन। ये हो गई वुड्स रिएक्शन। फिर आती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जब हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां बनता है आपका बाइफिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। और इन दोनों रिएक्शन का मिक्सर कहलाएगा वुड्स फिटिक। यानी इसमें हम क्या करेंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम 1 मोल लेते हैं अराइल हैलाइड का और दूसरा मोल हम लेंगे अल्काइल हैलाइड का, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो बन जाता है अल्काइल बेंजीन। दिस इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। कर लेंगे भाई, ये हो गया अल्काइल बेंजीन, इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सी वुड्स फिटिक पहचानो, ये आयोडोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई मिथाइल आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो क्या बन गया, ये बन गया टोलिन। ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट फर्स्ट हो गई आपकी। देखो चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चारों आपको पता होनी चाहिए, और इन चारों में से कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नीट 2025 में ये क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है, इन चारों में से कोई भी रिएक्शन आ सकती है। तो सबसे पहले क्या हो गई, जब आप आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर यहाँ पे सोलवेंट लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आपका टोलिन बन गया। दिस इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या हो गई, ये वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट, और जब हम यहाँ पे 2 मोल आयोडोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बाइफिनाइल। दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी, फिटिक रिएक्शन। और जब हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन जाता है। रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। और लास्ट वाली रिएक्शन क्या है, जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं और ईथर बनाते हैं, देन इट इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक, चारों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से नीट 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। कर लेंगे भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। अब जरूरी थोड़ा है कि वो आपसे वुड्स फिटिक ही पूछे, हो सकता है इनमें से पूछ ले कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन सी है, या आपसे पूछ ले वुड्स रिएक्शन कौन सी है। तो चारों में से कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। कायरल कौन सा नहीं है,
देखो ओपन चेन कंपाउंड में सिर्फ एक चीज चेक किया करो, जिसके पास कायरल सेंटर है वही कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो सबसे पहला दे रखा इसने 1 क्लोरोपेंटेन, भाई 1 क्लोरोपेंटेन में तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कायरल है नहीं। दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन में यहां पे देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, मिथाइल, प्रोपाइल और क्लोरीन चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल कंपाउंड हो गया, ठीक। तीसरा क्या है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, भाई 1 पे क्लोरो लगाना है और 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इस पे देखो, इस पे एक मिथाइल, एक CH2Cl, एक हाइड्रोजन और एक प्रोपाइल, ये कायरल सेंटर हो गया, ये भी कायरल कंपाउंड है। चौथा देखना 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 पे क्लोरो लगा रहा है इस बार, ये 3 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इधर इथाइल लगा और ये आइसोप्रोपाइल लगा, यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा, तो ये कायरल सेंटर हो गया, ये भी कायरल कंपाउंड है। कौन सा नहीं है? फर्स्ट वाला नहीं है, आंसर इज 1। इसको हम फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। देखो भाई SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स, बिल्कुल सही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्सरी अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट विद थ्रू SN1 रिएक्शन, ये भी सही है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN2 तो देते नहीं है, वो जनरली SN1 देंगे ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे अगर यहाँ पे आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, किसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो इस रिएक्शन में पहला स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। फिर दूसरे स्टेप में वाटर आकर के अटैक करता है जो कि फास्ट स्टेप होता है, और फिर आपका क्या बनता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन है SN1 और रेट इसका हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। क्यों? क्योंकि पहले स्लो स्टेप में आपका वाटर का कोई रोल नहीं है, वाटर ने अटैक नहीं किया, तो ओनली इसका ये बॉन्ड टूट रहा है, ओनली अल्काइल हैलाइड का रोल है। तो बिल्कुल सही है, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट थ्रू SN1 रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो जनरली SN1 के थ्रू रिएक्ट नहीं करते, वो तो जनरली SN2 की तरफ जाते हैं। SN1 की रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, ये बोल रहा है जनरली। देखो रिएक्ट कर सकता है वो अलग बात है, अगर जनरली बोलते हैं इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 की तरफ जाते हैं, ये सेंस हो गई, तो ये रॉन्ग है। तो पहली स्टेटमेंट देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि अगर मान लीजिए ये मोर इनकरेक्ट होती तो ये आंसर करते, तो पोलर सोलवेंट आ गया, ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। पोलर प्रोटिक बोलते हैं, पोलर सोलवेंट, ठीक है वो स्टेटमेंट, लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन इजीली SN1 नहीं देते, ये SN2 की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 की तरफ जाते हैं, तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा इन फॉर द SN1 रिएक्शन। आंसर इज 4। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अराइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ कराऊंगा, SN2 में अगर आप कराते हो तो ROH बन गया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आंसर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटैश गिव। भाई 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन ये है, और ये है अल्कोहलिक KOH। देखो प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका OH माइनस के साथ SN2 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, लेकिन जैसे ही अल्कोहलिक KOH आता है वहां पे क्या हो जाएगा, SN2 की बजाय आपका E2 रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 ब्यूटीन। और यही अगर एक्वस KOH होता तो फिर आप यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन SN2 कराते और प्राइमरी अल्कोहल बनाते, लेकिन ये वाला आपसे पूछा गया है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 1 ब्यूटीन। थर्ड आंसर आ गया। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, ये पहले ही मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए सिखाया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए लास्ट में। नेक्स्ट, in alkaline hydrolysis of tertiary alkyl halide by aqueous alkali, if concentration of alkali is doubled,
देन रिएक्शन रेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखो ये हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड इन एक्वस अल्कली। फॉर एग्जांपल से इट एक्वस NaOH। ठीक, ये हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, सबसे पहले लिखता हूं नीट 2025 में आ सकता है। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग करके आएंगे क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या पूछा है, इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड बाय एक्वस अल्कली इफ कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इज डबल्ड देन रिएक्शन रेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डबल होगा, हाफ होगा, सेम रहेगा या 4 टाइम होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस NaOH के साथ, और यहाँ पे X की जगह पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एज ए सब्स्टिट्यूट। तो पक्का NSR रिएक्शन हो गई। अब NSR में ये SN1 होगी या SN2 होगी। पहली बात तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देते, ये SN1 होनी चाहिए। दूसरा, आपने यहाँ पे एक्वस NaOH लिख दिया जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये 100% श्योर कर रहा है कि ये SN1 रिएक्शन ही होगी। और SN1 रिएक्शन होगी तो आपको पता है रेट ऑफ SN1 हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली यानी न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन डबल भी कर देंगे देन रेट क्या हो जाएगा, तब भी रेट आपका कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आंसर 4 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, तो आप इसको इंपोर्टेंट में जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो आंसर 4 आ गया। और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का आप इसको क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल में नहीं होगा सब बच्चों से ये, तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट की तरफ इसको ले जाओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, पढ़ने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं यार, चेक कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, ये हो गया 34th। इसके बाद 35th क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स। भाई जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, भाई इसमें अगर मान लीजिए आप OH माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं एसीटोन में, और ये बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बायोमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शन है, तो बोल रहा है कि क्या यहाँ पे कार्बोक्टेन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्या यहाँ पे रेसमिक मिक्सर बनता है, भाई रेसमिक मिक्सर तो तब रेसमिक मिक्सर नहीं बनता, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तो रेसमिक मिक्सर भी नहीं बनेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होता। आंसर इज थर्ड। और ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन था फर्स्ट अटेम्प्ट का, जो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 Cl लगे हों, मतलब 2 हैलोजन लगे हों, ऐसे आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन में तो भाई दोनों एक ही कार्बन पे आ गए, ये तो आपका जेमिनल डाइहैलाइड है, जेमिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट सेकंड इज इसने क्या बोल दिया, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये हम बोल सकते हैं दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, और ये बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इथाइलाइडिन क्लोराइड। इथाइलाइडिन क्लोराइड इज जेमिनल, ये जेमिनल है, दिस इज इथाइलाइडाइन। एंड फोर्थ अलाइल क्लोराइड, दिस इज मोनोहैलाइड, दिस इज सिंपल मोनोहैलाइड। तो आंसर इज सेकंड, वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 तो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaCN के साथ है तो Br हटा, Cn आ गया, तो क्या है, द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। भाई SN2 रिएक्शन है ना, SN2 रिएक्शन हो रही है, साफ साफ दिख रही है, और SN2 रिएक्शन है तो किस में होनी चाहिए, देखो प्राइमरी हैलाइड है, Br हटा और Cn आया तो किस में फास्ट होगी, SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगी। अब इथेनॉल मिथेनॉल, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये वाटर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये फास्टेस्ट होगी। आंसर इज थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, ठीक, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसने आपसे पूछा है जब हम प्राइमरी हैलाइड की एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaCN के साथ कराएंगे तो क्या बन रहा है, ये एन प्रोपाइल साइनाइड बन रहा है, तो ये कौन से मीडियम में फास्टेस्ट होगी, इथेनॉल मिथेनॉल एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या वाटर। तो हमने देखा SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होती है, जिसमें थर्ड ऑप्शन में लिखा एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये नहीं आ सकते, ठीक। आंसर इज थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं बताना आता हुआ कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या है, भाई दिस इज फॉर्मामाइड, ठीक, इसके दोनों हाइड्रोजन हटाओ, यहां मिथाइल लगाओ, दिस इज एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इसके पास एसिडिक एच नहीं है, इसलिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अमंग द फॉलोइंग रूल्स वन विच इज एप्लीकेबल अप्लाइड इन गिवन रिएक्शन इज। इसमें देखो ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई, तो अगर इसमें ये प्रोडक्ट बन जाए, ये मेजर कहलाए और इसके दूसरे वाला माइनर कहलाए, देन दिस इज कॉल्ड, बोलो एक सेकेंड, ये आया और ये आपका माइनर हो जाए, देन इट इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, गरीब को और गरीब कर दो, यानी बीटा एच वहां से रिमूव करो जिसके पास बीटा एच ऑलरेडी कम है। आप इधर से भी बीटा एच रिमूव कर सकते थे, इधर से भी, इसके पास 3 इसके पास 2, कम वाले से रिमूव किया, वो मेजर प्रोडक्ट बना, इसका मतलब सेट-जेफ प्रोडक्ट है, तो ये सेट-जेफ रूल आपने फॉलो किया है। आंसर इज 1। जल्दबाजी में किसी को मार्कोनी को रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सेट-जेफ रूल लगता है एलिमिनेशन में, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, और मार्कोनी को रूल तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रूल है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का रूल है, और ये एलिमिनेशन के रूल है। इतना भी ध्यान रखना होता है अपने को, इतनी बेसिक चीजें कई बार गलत हो जाती है एग्जाम में। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे 623 केल्विन एंड 380 एम पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, लेकिन ये NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा, फिर इसमें H+ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। कौन सा आंसर आया, थर्ड आंसर आया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कंडीशन है ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये जेईई मेंस में ऑलरेडी एज इट इज पूछी जा चुकी है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, ये नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज आने के पूरे चांसेस है। तो क्या आ गया इसका आंसर, आंसर इज थर्ड, और ये था हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, chloroform is stored in a closed dark colored bottle completely filled with it because it is slowly reduced by air. No, it is slowly oxidized by air in absence. No, it gets slowly reduced. No, it gets slowly oxidized by air in presence of light to carbonyl chloride. तो CO प्लस सॉरी क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म लाइट की एयर की प्रेजेंस में, ये O2 आती है एयर से, और लाइट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है आपका COCl2। क्या बन जाएगा, फोस्जिन गैस बन जाती है। फोस्जिन गैस जो कि जहरीली गैस होती है, फोस्जिन गैस होती है जो कि जहरीली गैस है। सुनना ध्यान से भाई, जैसे मान लीजिए इस बोतल में क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हम किसके लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल में, एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम है, क्लोरोफॉर्म एयर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो फोस्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जहरीली गैस है, पॉइजनस है। अब आपने रखा था एनेस्थीसिया के लिए, इसमें यहाँ पे देखो एयर प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है इस रूम में, और ये बदल गया किसमें, फोस्जिन गैस में, ये पॉइजनस सब्सटेंस हो गया। आपने पेशेंट को क्या दिया, एनेस्थीसिया दिया, हमेशा के लिए, सदा के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो
क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाता है ताकि उसके पास लाइट ना जाए। दूसरा, इसको पूरा ऊपर तक भर के रखा जाता है ताकि यहाँ पे एयर ना आए, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो एयर और लाइट से बचाने के लिए इसको पूरा भर के रखा जाता है डार्क कलर्ड बोतल में। ये एनसीईआरटी में लिखा है, नीट एग्जाम में आज तक नहीं आया, एज इट इज आ सकता है। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज 4 और ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे ना, अगर पढ़ा होगा तो। मैं कई बार आपको करा चुका हूं, क्लास में कराया है, कृष्णा बैच में कराया है, रैंक बूस्टर कोर्स में कराया है, आपको टेस्ट सीरीज में कराया है, रैंकर बैच में कराया है, ड्रीम बैच में कराया है, हर जगह पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? इसमें आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन और एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा वाला जनरली हमेशा मेजर होता है, हम यही पढ़ते आए हैं। तो इसने क्या बोला है, ऑप्शन देखो, ये पैरा हो गया, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसमें लिख दिया बोथ 1 and 3। तो जब भी बोथ 1 and 3 होगा तो आंसर 4 लगाएंगे, क्योंकि मेजर तो ये बनेगा लेकिन प्रोडक्ट तो ऑर्थो और पैरा दोनों बन रहे हैं, इसलिए आंसर विल बी 4। वेरी इजी, ये हमारा था फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्वेंट व्हिच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? CCl4 से हम क्या बनाते हैं भाई, यहाँ पे इसका CF2Cl2 ये बनाते हैं। और इसमें रिएक्शन कौन सी यूज की जाती है? स्वार्ट्स रिएक्शन। इस बार नीट 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। और ये हो गया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि हम टेट्राक्लोरोमीथेन से क्या बनाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर एल्काइल आयोडाइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम फ्लोराइड। बिल्कुल सही है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट होता है। तो असर्शन तो राइट है। नेक्स्ट रीजन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। भाई एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन से ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें थोड़ी सी पोलरिटी होती है, जबकि एल्केन आपकी प्योर नॉन पोलर है, तो इनके जो फोर्सेज होंगे आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो वीक होंगे, जबकि इसमें थोड़ा सा वीक डाइपोल होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन कंपैरिजन टू एल्केन अच्छे होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन तो भाई इनकी बात कर रहा है ओनली एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट की, और वो रीजन में एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट को एल्केन से कंपेयर कर रहा है। तो असर्शन अलग है, रीजन अलग है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, फिर रीजन सही हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, तो आंसर 1 आ जाता। बट यहाँ पे रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन आएगा। कर लेंगे भाई ऐसे, डजंट एक्सप्लेन असर्शन। आंसर सेकंड, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इजीली कोई भी बच्चा इसको कर सकता है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आंसर इज 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द इक्वेशन इन विच प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल इज 1 आइडोब्यूटेन। हाँ देखो, सीधा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका ये ऐसा अल्कोहल दिया गया है और इसकी हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं या HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से OH हट जाता है और सीधा वहां पे बिना रीअरेंजमेंट किए क्या आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। ध्यान रखना, इन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। प्राइमरी हैलाइड्स में हम रीअरेंजमेंट जनरली नहीं कराते हैं। आपके सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड में हो सकता है, और सेकेंडरी में भी तब जब वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। तो जनरली इसमें प्राइमरी में तो बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो पहला ही सही है। नेक्स्ट, ये यूज नहीं करते सोडियम आयोडाइड, ये यूज नहीं करते हम लोग, ठीक। HBr KI इन मिथेनॉल ये भी यूज नहीं करते हैं ना, ये भी सही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा हो, और इस पैटर्न क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड आर बेस्ट अकम्प्लिशेस बाय।
भाई एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, आपको याद होगा, मैंने बताया था स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा? स्वार्ट्स रिएक्शन। आपको याद भी होगा, जब आप मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड्स के साथ करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बनता है प्लस AgX का PPT बनता है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, और इसमें आप AgF की बजाय थोड़ी सी आज मेरी ना स्पीड बढ़ रही राइटिंग की, AgF की बजाय Hg2F2 हो सकता है, या COF2 हो सकता है, या SbF3 भी यूज किया जा सकता है। आंसर क्या आ गया? आंसर इज 4, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ना कार्बोक्टेन बना के देख लो, ये सेकेंडरी कार्बोक्टेन बनेगा, ये भी सेकेंडरी बनेगा, साथ में यहाँ पे बेंजीन का प्लस M है, और ये भी सेकेंडरी बनेगा, और साथ में ये OH का प्लस M है। तो OH का प्लस M की अगर हम बात करें, OR का प्लस M बेंजीन से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, फिनाइल से ज्यादा होता है, और ये तो आपका प्राइमरी है। तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी में इन तीनों में सबसे ज्यादा थर्ड की रिएक्टिविटी होगी, उससे कम सेकंड की, क्योंकि थर्ड में OCH3 का प्लस M ज्यादा हो जाएगा, उससे कम फिर फर्स्ट आ जाएगा, और फोर्थ वाला सबसे पीछे आ जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। आंसर इज थर्ड। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट स्लोवेस्ट रेट। वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस की कौन सी रिएक्शन सबसे स्लो होगी। देखो अगर आप यहां पे देखोगे, ये स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है तो ये फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो इसमें देखो यहां भी स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है, ये भी फास्ट हो जाएगी, और ये है प्राइमरी हैलाइड, और ये है आपका अराइल हैलाइड, और यहां इसके ना ये प्लस H ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो हम जानते हैं जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हमेशा अराइल हैलाइड से ज्यादा होती है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अब ये दोनों में तो क्या है, स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है, इसलिए ऑलरेडी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड से कैसा भी है, चाहे में आपका प्राइमरी सेकेंडरी भी है, तब भी वो अराइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो सबसे स्लो ये हो जाएगा, ये स्लो होगा बट ये स्लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक, और इनमें सब में फास्टेस्ट ये हो जाएगा, ये फास्टर रहेगा। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल ये आपका बेंजाइल कैटायन, उससे कम स्टेबल एलाइल कैटायन, फिर प्राइमरी और अराइल हैलाइड में प्राइमरी की ज्यादा, और सबसे स्लोवेस्ट ये हो जाएगा। आंसर इज 1। इसको भी आप सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा आपका ये सोचने वाला क्वेश्चन है, और इसमें अगर कुछ नोट करना आपको, जो पॉइंट मैंने सिखाया आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 48, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane विद एक्वस NaOH रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन। देखो क्या दिया है आपको, CH3 CH2 CH, इस पे Br लगाओ, दिस इज 2-bromobutane। यहां पे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है। ठीक, और जब आप एक्वस NaOH के साथ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एक्वस NaOH है, एक्वस हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में जब कायरल सेंटर होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी वहां पे क्या आएगा भाई, आपका रेसमिक मिक्सर बनेगा, और रेसमिक मिक्सर जो बनता है उसमें हम जानते हैं हमेशा आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा बनता है, ये पहले भी हमने सीखा है। तो इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो यानी प्लस और माइनस दोनों बनेंगे, यानी आप इसको बोल सकते हो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। कौन सा आंसर आएगा, ये आ गया आपका प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। आंसर इज 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ठीक, नीट एग्जाम बोल दो या नीट 2025 बोल दो, ठीक, आ सकता है एग्जाम में। आंसर 2 आ गया। ठीक,
ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है। फिर रिपीट कर देता हूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके हेलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन टेस्ट का केयर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन आपको दे रखा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएगी तो प्रोडक्ट पूछ रहा है कैसा बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, डेक्स्ट्रो बनेगा या लिवो बनेगा। तो हमें एक बात का पता है, सेकेंडरी हैलाइड है, ये आपका SN2 रिएक्शन भी दे सकता है, SN भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है। एक्वस NaOH अगर दिया है तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में हम SN1 रिएक्शन कराते हैं, तो SN1 रिएक्शन के चलते आपको पता है कायरल सेंटर हमेशा रेसमिक मिक्सर बनाएगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें डेक्स्ट और लिवो दोनों होंगे, यानी प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। इसलिए आंसर सेकंड आ जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये केयर टेस्ट सीरीज से ऐसे क्वेश्चन एज इट इज आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पहले भी हर साल आते रहे हैं। और ये जब आप है ना टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखते हैं तो ये आपको एग्जाम तक याद रहती है। मैं आपके एग्जाम में आपके कानों में गूंजता हूं, बोलता हूं कि ये ऐसे करना है, तो इसीलिए बच्चे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आते हैं, जो टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करके जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज। भाई क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बनाया क्या है इसने? डाइफिनाइल। तो आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन हो गई, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। दिस रिएक्शन इज नोन एज फीटिग रिएक्शन। कौन सी? ये फीटिग रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन। आंसर 1, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रीऑन 1,2 is manufactured from tetrachloromethane by हेलोफॉर्म रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर स्वार्ट्ज रिएक्शन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज पूछी गई है, बस मैंने ऐसे ही दे दिया है ना। ये आपके नीट 2024 में जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक, आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, सिंपल याद रखो। टेट्राक्लोरोमेथेन से क्या बनाएंगे आप? CF2Cl2 बनाएंगे ना, तो CF2Cl2 जब बनाएंगे वहां पे फ्लोरीन आएगा, और जब भी आप कहीं पे अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं तो वो रिएक्शन जब भी होगी कौन सी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ऐसे ध्यान रख लो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो देखो आज के लेक्चर में तो भाई हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, यानी आज का टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको आज के वीडियो सॉल्यूशन से काफी सीखने को मिलेगा, और जो वीडियो आज के वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा ये आपके नीट एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि यहां से एज इट इज क्वेश्चन आपको नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक, तो एज इट इज क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक, एनसीईआरटी हमने रिवाइज की है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, साथ में मैंने ये भी बताया है कि क्या मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्टेक को लिख लिया होगा। बस एग्जाम तक अब बार बार अच्छे से रिवाइज करना, केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो किया करो, टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, अपनी मिस्टेक का एनालिसिस किया करो, और लास्ट में आपको केयर टेस्ट सीरीज और कृष्णा बैच रिवीजन के लिए दोनों जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज से ही पूरा पेपर आपका आने वाला है। जो इनको अच्छे से करके जाएगा वो डेफिनेटली नीट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।